हेलो गाइस। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली फैंग ने नोटिस कर लिया था कि कोई था जो उसका पीछा कर रहा है। वो अच्छे से जानता था कि उसकी अपोनेंट कंपनी के सीईओ के लोग हैं। वो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता और बोलता कि मुझे खुद अपने सीईओ के पास लेके जाओ अभी के अभी। और फिर इस तरह से उनके बॉस के पास पहुंच गया था, लेकिन जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से किडनैप होकर। अब वो वहाँ उनके पास जाकर आराम से बैठ जाता है और उनसे डिस्कशन करने लगता है। वो उनको समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि हम जब तक लड़ेंगे हम दोनों के हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए क्यों ना पहली दफा हम दोनों कोलैबोरेशन की बात करें। और उसी टाइम पर चैंजी बाहर उसे किडनैप हुआ समझकर वहाँ के गुंडों से फाइट कर रही थी। कि फैंग को बातें तो बहुत बनाना आती थी और फाइनली वो उसको ना चाहते हुए भी अपने साथ कोलैबोरेशन पर मना ही लेता है। और फिर जैसे ही चैंदी ने अंदर एंट्री की थी उसे बचाने के लिए, तो उस टाइम पर तो वो बहुत मजे से हंस रहे थे और एक दूसरे को चीयर्स कर रहे थे। अब ये देखने के बाद चैंसी को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी वहां से बाहर निकल जाती है। फैंग उसके पीछे जाता है और उसका जख्मी नी देखता है। ये देखते ही उसे बहुत बुरा फील होता है। वो तुरंत ही जाकर उसे कैरी कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लगी है। चैंसी बहुत रेजिस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। पर वो देख भी लेता है कि किस तरह से उसकी पास्ट इंजरी आज फिर से नई हो गई थी। चैंसी बोलती है कि मेरे पास सिर्फ एक हेलमेट है इसलिए तुम नहीं आ सकते, लेकिन फैंग उसके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी। वो जाते हुए एक आदमी को रोकता है और उसे उसकी मुंह मांगी कीमत देकर उसका हेलमेट खरीद लेता है। अब वो खुद बाइक चलाता हुआ चैंसी को पीछे बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और ये सारा सीन काफी रोमांटिक नजर आता है। दूसरी तरफ आंटी चिंग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो ओवर रिएक्ट कर बैठी है, तो वो अब लिन से माफी मांगती है, बार बार सॉरी करती है कि मैंने जरा ओवर रिएक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे सामने कुछ पास्ट की एग्जांपल्स थी। लेकिन आंटी का थप्पड़ खाने का एक फायदा जरूर हुआ था कि लिन ने पहली दफा अपनी बेटी को कैरी किया था और उसके फेस पर बहुत अच्छी से स्माइल आ जाती है अपने डैड को हक करने के बाद। उधर फैंग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है उसे व्हीलचेयर पर बिठाता है और डॉक्टर को बुलाने को कहता है, लेकिन वो देखता है तो वहां पर किसी का बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था और ये देखते ही वो खुद फेंट होकर गिर जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है और पूछता है कि इन दोनों में से पेशेंट कौन है और अटेंडेंट कौन। अब जब फैंग बेहोश पड़ा हुआ था तो उसे एक बहुत बुरा सा सपना आता है। अब पता नहीं ये सपना था या उसकी ओल्ड मेमोरीज। वो देखता है कि जब उसके डैड की डेथ हुई पड़ी थी तो उसके हाथ में खून से भरा हुआ एक शीशे का टुकड़ा था। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैंने खुद तो अपने डैड को खत्म नहीं किया था, और बस इसी डर के साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। चैंसी उसकी केयर कर रही थी। अब वो उसे जागा देख वहां से जाने लगती है, लेकिन वो अपनी शरारतों से कहाँ बाज आता है। उसकी कीज दिखाकर उसे कहता है कि कैसे अकेले जाओगी, तुम्हारी चाबियां तो मेरे पास है। अब वो जबरदस्ती उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए उसकी बाइक पर उसे राइड कराता हुआ वहां छोड़ने जाता है। अब उसके घर का भी उसे पता चल गया था। चंदी तो उसे बाहर से ही चलता करना चाहती थी कि इस चौक पर खड़े हो जाना, तुम्हें बस मिल जाएगी वापसी की, लेकिन वो उसके घर तक पहुंच जाता है उसका फ्लैट देखने का बहाना करके। और फ्लैट देखने के बहाने बहाने वो उसके पूरे घर में एंटर होता जाता है और फिर उसके बाद उसके लिए एक वार्म कंप्रेसर बना कर लाता है। लेकिन चंदी उसको बाहर निकालना चाहती थी, पर बाहर निकालते निकालते सीन कुछ इस तरह का बनता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अब फिर भी फैंग वहां से जाने की बजाय उसके लिए खाना बनाने की जिद करने लगता है। चंसी कहती है कि मेरे फ्रिज में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कुकिंग की जा सके, लेकिन फैंग बोलता है कम रिसोर्सेज में कैसे काम करते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब वो उसके लिए कुकिंग कर रहा था और साथ ही साथ उसे अपनी स्ट्रगल की स्टोरी भी सुना रहा होता है। एक्चुअली वो बॉर्न रिच नहीं था। उसने और उसकी आंटी ने बहुत मुश्किल समय गुजारा था। उसने पॉवर्टी भी देखी थी। कभी कभी तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। और जिस तरह से एक एक स्टेप करके वो अब रिच सीईओ बना था, ये सब सुनने के बाद चंजी को काफी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि एक दो दफा जब उसकी उससे लड़ाई हुई थी तो उसने उसे यही ताने दिए थे कि तुम जैसे लोग जो मुंह में एक गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं, उसे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की स्ट्रगल कहाँ पता चलेगी। आज वो सोचने लगती है कि इस बेचारे की मैंने कितनी इंसल्ट करी, लेकिन फिर भी ये हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए भी रेडी खड़ा होता है। और आज चंजी जितने मजे से उसके हाथ का बना हुआ खाना खा रही थी, ये देखकर फैंग के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। तो शाम को आंटी चिंग अपनी स्टूडेंट शिनयान का पता करने के लिए उसके घर पर जाती है। वो जाती है तो उस टाइम पर लिन अपनी बेटी को खाना खिला रहा था। वो दोनों उसे खाना खिलाने में बनाने में हेल्प करते हैं और उसके बाद आंटी चिंग बहुत मजे से शिनयान को सुला देती है।
आंटी चिंग को तो कुछ भी याद नहीं था उनकी पहली मुलाकात के बारे में, लेकिन लिन कभी भी नहीं भूला था अपने फर्स्ट क्रश और फर्स्ट लव को। अब जब आंटी चिंग वहां से जाने लगती हैं तो यहाँ पर लिन सोचता है कि क्यों ना इनको वो निशानी दिखाई जाए जो आंटी चिंग ने एक दफ़ा उसको दी थी। लेकिन वहां से जाते जाते आंटी चिंग यही कह रही थी कि कोई है जो खाने पर मेरा डेस्परेटली वेट कर रहा। ये सुनते ही लिन वो निशानी वापस अपनी पॉकेट में डाल लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि जैसे आंटी चिंग की तो शादी हो चुकी होगी, इतने साल बीत चुके हैं, कोई है जो उनका वेट कर रहा है, वो ऑफ कोर्स उनका हस्बैंड होगा। जबकि उधर खाने की टेबल पर फैंग आंटी चिंग को बताता है कि मुझे कुछ स्कैटर्ड सी मेमोरीज है अपने डैड के बारे में। तो मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे, ड्रंक होकर मुझे मारते भी थे, एक दो दफ़ा मुझे लॉक भी कर दिया था। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उसके बाद वो भी 4 दिन तक बेहोश रहा था। ये सब किस वजह से हुआ था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आंटी कहती है कि तुम अपने माइंड पर जोर मत दो। लेकिन फैंग को ये यादें बॉदर कर रही थी। उसे लगने लगता कि क्या मैं एक किलर हो सकता हूँ, वो भी बचपन में अपने ही डैड का। लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि ये एक सपना था या फिर मेरी मेमोरी। वो इसी बात की डिस्कशन करने के लिए उस डॉक्टर के पास जाता है जो कि उसके डैड की डेथ के केस को देख रहे थे। वो ये सारा कुछ उनको बताता है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारे डैड ड्रंक होकर एक्वेरियम से टकराए थे और उसके बाद शीशा उनकी ऐसी नस पर लगा था जिसके बाद बहुत ब्लीडिंग हुई थी और उनकी डेथ हो गई थी। अगर तुम खुद इस सब का जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हो तो ये गलत है। तुम उस वक्त मैल नरिश्ड थे, तुम्हारे में इतनी पावर नहीं थी कि तुम उनको धक्का देते या उनको मार सकते, इसलिए ये वहम निकाल दो क्योंकि तुम इनोसेंट थे और अभी भी इनोसेंट हो। डॉक्टर की ये बातें सुनकर फैंग को काफी हद तक तसल्ली हो जाती है और उसके बाद वो सीधा जाता है चैंजी के कन्वीनियंस स्टोर पर शॉपिंग करने के बहाने उससे मिलने के लिए। चैंजी उससे कहती कि तुमसे पहले पूरा का पूरा ऑफिस भी यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी थी, तुम्हारी क्या मानूंगी, तुम भी यहाँ से चलते बनो। लेकिन फैंग उससे कहता है कि ठीक है, तुमने जॉब पर वापस नहीं आना ना आओ, हम लोग एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं क्योंकि बिडिंग हमने जीत ली है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुमने भी बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए तुम्हें भी इस पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। वो उसको पार्टी के लिए इनवाइट करके चला जाता है और चैंजी भी उसे वहां से चलता करने के लिए तुरंत ही मान जाती है कि हाँ, मैं पार्टी अटेंड करने जरूर आऊंगी। अब जब ऑफिस में पार्टी चल रही थी तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फैंग की नजरें सिर्फ दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसे चैंजी का इंतजार था, लेकिन चैंजी थी कि वहां आ ही नहीं रही थी। उसे समझ आ जाती कि मुझे चक्कर दे चुकी है। वो पार्टी छोड़ के वहां से भाग जाता है। अब जब चैंजी अपने फ्लैट पर पहुंचती है तो देखती है कि आके फैंग उसके डोर मैट के नीचे से चाबी निकालकर उसके लिए बहुत सारी कुकिंग करके वहां पर खड़ा हुआ है। ग्रोसरी शॉपिंग भी करके आया था। वो उसे पकड़कर बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन फैंग वहीं पर रुक जाता है और उसे सॉरी करने लगता है। कहता है कि मुझे एक मौका और दे दो, मैंने गलती करी तुम पर शक करके और आज मैं शर्मिंदा भी हूँ। तुमने सच कहा था हमारे बीच ट्रस्ट नहीं, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता था। तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। और यहाँ पर वो काफ़ी देर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम अपने नी का ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हो, अगर मुझ पर नहीं तो पैसे में बिलीव कर लो। और उसे कुछ इस तरह का सैलरी पैकेज ऑफर करता है कि जिसे वो इनकार कर ही ना सके। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी चैंजी पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में सारे लोग हैरान रह जाते हैं, कुछ तो गिरने भी वाले थे जब अनएक्सपेक्टेडली चैंजी काम पर वापस आ गई थी। और फैंग भी जब अपनी असिस्टेंट को वापस आए देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और इसके साथ ही उसे हैंड शेक करता है और वो बोलती है कि तुम पर नहीं बल्कि मैं मनी में बिलीव करके यहाँ पर आई हूँ। फैंग कहता है कि अभी तुमने मनी पर बिलीव किया तो मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि तुम मुझ पर भी बिलीव करोगी। जबकि उधर लिन आज स्कूल गया हुआ था और वो आंटी चिंग को एक तेज आती बॉल से भी बचाता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। लेकिन यहाँ पर उसको ऐसा लगा था कि जैसे आंटी चिंग का हस्बैंड उनके साथ खड़ा हुआ है, कोलीग नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारी कंफ्यूजन दूर कर देती है और बताती है कि उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर लिन काफी खुश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हमारे ड्रामे के दोनों मेन लीड्स अपने ऑफिस में आने के लिए रेडी हो रहे हैं और फैंग तो आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था क्योंकि उसकी फेवरेट पीए वापस आ चुकी थी। उधर ऑफिस में आज मिंग आता है चैंजी के पास और उससे सॉरी करता है कि मैंने उस रिपोर्टर को सारा कुछ बताया और मेरे न्यूज़ देने की वजह से तुम मुसीबत में पड़ी। लेकिन चैंजी तुरंत ही उसे माफ़ कर देती है कि तुमने तो उसे जो भी बताया था सच था, लेकिन उस रिपोर्टर ने ही सारा कुछ ट्विस्ट करा था। आज ऑफिस में एक कोलीग के हाथ से फाइल गिरने वाली थी, लेकिन चैंजी आगे बढ़ती है और उस फाइल को कैच कर लेती है। इसके साथ साथ उसने लगता है कि फैंग का दिल भी कैच कर लिया था बहुत अरसे पहले से। फैंग उसके पास आता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तारीफ करने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं लो प्रोफाइल रहना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज ऑफिस में किसी को मत बताना मेरे पास्ट के बारे में।
अब फैंग उसके लिए आज नाश्ता भी लेकर आया था, लेकिन वो बोलती है कि मैंने नाश्ता कर लिया है। वो बोलता है ठीक है फिर लंच सही, लेकिन वो कहने लगती है कि जितना कुछ तुमने मेरे फ्रिज में भर दिया था, वो कहती है कि जितना कुछ तुमने मेरे फ्रिज में भर दिया था लंच बॉक्स में साथ लेकर आई हूँ। लेकिन फैंग कहाँ हार मानने वाला था। वो कहता है कि ये मेरा ऑफिस है, मैं सीईओ हूँ, मेरे रूल्स चलेंगे। आज से आज के दिन में हमेशा असिस्टेंट और सीईओ अपना लंच शफल करेंगे। और ये कहते हुए वो उसका लंच बॉक्स लेकर भाग जाता है और जैनजी बस देखती ही रह जाती है। आज मैनेजर यू आता है और वो पूछता है कि चांदी तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल लगती है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? और फैंग 1 मिनट में झूठ बोले बगैर कह देता है कि हाँ मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। अब उसने अपने फ्रेंड के सामने अपनी लव कन्फेशन तो कर दिया था, लेकिन चांदी के सामने कब करेगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।